Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So dear students, welcome again to the Aramneer Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर। और जो हमारा सेकंड लेक्चर है, इससे पहले हमने देखा है कि हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी और उसका पहला पार्ट हमने किया था। आज हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट और इसमें हम देखेंगे बेसिकली कि जैसे हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टर्स पाई जाती हैं। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स पाई जाएंगी उसको हम कहेंगे लिविंग, और कोई ऐसा जिसमें ये नहीं पाई जाएंगी उसको हम कहेंगे ये नॉन लिविंग। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये सारी की सारी कैरेक्टर्स पाई जाएंगी, तो उनको हम कहेंगे लिविंग और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं जी बैक्टीरिया। ले बच्चों, अगर बैक्टीरिया के बारे में देखा जाए ना तो आप बैक्टीरिया को देख नहीं सकते। इसकी रीजन ये है कि बैक्टीरिया चूंकि माइक्रोस्कोपिक है, वो सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं। तो जो चीज सिंगल सेल से बनी है वो और उनके सेल्स भी इतने छोटे हैं कि उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। यूजुअली वैसे हम सेल्स को देख सकते हैं, जैसे मैं कहूं एग है जिसको आम आंख से देख सकते हैं, वो भी एक सेल है। बट जो बैक्टीरिया है उनके सेल्स इतने छोटे हैं कि उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते तो फिर उनको आप कैसे देखेंगे? आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के जरिए। तो पहली बात, आप अगर उन बैक्टीरिया को देखना है तो आप माइक्रोस्कोप के जरिए देखें। अब जो बैक्टीरिया है, क्या वो इन पूरी की पूरी कैरेक्टर्स पे पूरा उतरते हैं वो या नहीं, ये हमने देखना। तो बच्चों सबसे पहली बात आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा था? वो तो हमने देखा था कि एक तरतीब है, और वो बच्चों तरतीब कहां से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है बेसिकली जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो मिलके क्या बनाते हैं? एटम्स। अब एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाएंगे? सेल्स। सेल्स मिलके टिश्यूज। टिश्यूज मिलके ऑर्गन, एंड ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और इसी तरह ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बनाएंगे। तो एक्चुअली हमने ये देखा कि ये तो खास ऑर्गेनाइजेशन थी। अब समझने वाली बात ये है कि अगर कोई चीज मल्टी सेलुलर है जिसके अंदर ज्यादा सेल्स हैं, तो बच्चों जो चीज ज्यादा सेल्स वाली उसमें सेल से ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी। मतलब वो सेल के बाद टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम वाली ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी। क्योंकि बैक्टीरिया सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल है तो उनके ऊपर वाकई ही ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर भी होगी, उनके अंदर भी तरतीब होगी, लेकिन उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? एक सेल से नीचे वाले लेवल की। और वो कौन सी है? सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके क्या बनाएंगे? एटम्स। एटम्स मिलके क्या बनाएंगे जी? वो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाएंगे? सेल्स। तो यहां तक सिर्फ बैक्टीरिया का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद सेल्स मिले तो इसका मतलब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाता है। और चूंकि बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है तो फिर उनके अंदर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन कहां तक पाई जाएगी? सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके एटम्स वाले लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी। तो ओवरऑल मैं फिर कहूंगा इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। नेक्स्ट देखें जी, प्रेजेंस ऑफ द सेल्स। बच्चों सेल्स की मौजूदगी जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। चूंकि इनके अंदर भी एक सेल पाया जाता है तो मैं इस पॉइंट को भी टिक करता हूं जी, वाकई ही ये कैरेक्टर इनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद देखें जी रिप्रोडक्शन। बच्चों तो रिप्रोडक्शन ये करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कि कोई भी जानवर या कोई भी चीज अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे। तो जैसे मैं आपसे कहूं आपकी जिल्द के ऊपर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है जो किसी वजह से, वो बैक्टीरिया की वजह से, अगर आप उसकी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्शन फैलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई जख्म है तो वो जख्म फैलता जाएगा, और वो जख्म का फैलना क्या बता रहा है? कि बैक्टीरिया अपनी तादाद में बढ़ रहे हैं। और अगर बैक्टीरिया तादाद में बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बढ़ा रहे हैं, तो वो तादाद में बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब वो वाला पॉइंट जिसको मैंने कहा रिप्रोडक्शन, ये वाला भी इनके अंदर पाया जाएगा। उसके बाद देखें जी यूज ऑफ द एनर्जी। बच्चे ये सारे काम तो करवा रहे हैं तो इसका मतलब इनके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल भी होगा। नेक्स्ट देखें जी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना। जिसमें खाना खाना, या देखें जैसे मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल इकोलाई बैक्टीरिया है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। अगर वो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है तो वहां पे वो क्या करता है? वो न्यूट्रिशन को लेता है, मतलब फूड को लेता है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि खाना बनाना या खाना खाना या एक्सक्रीट करना या डाइजेस्ट करना, ये सारा किसमें आता है? ये न्यूट्रिशन में आता है। अब बैक्टीरिया चूंकि खाना खुद तो बनाते नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो बनाते भी हैं, और चाहे ये बनाएं या वो फूड लें, तो इस सबको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो वो आपके न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी में ये पाए जाएंगे, मतलब ये न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी इनके अंदर है। नेक्स्ट ग्रोथ। और हमने पहले देखा कि वो तादाद में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? ग्रो कर रहे हैं।
और ये ग्रोथ का हरगज मतलब ये नहीं है कि वो मल्टी सेलुलर होंगे, नहीं जी, चाहे जितने भी बैक्टीरिया हो जाएं वो अलग-अलग अपना अलग-अलग फंक्शन करेंगे। और कोई भी चीज अगर अलग फंक्शन कर रही है ना, इसका मतलब वो क्या है, वो एक ही सेल है, तो इसका मतलब ये यूनिसेलुलर ही है, मल्टी सेलुलर ये कभी नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखेंगे रिस्पायरेशन, सांस। चूंकि बच्चों सांस तो वाकई ही लेंगे, इसकी रीजन ये है क्योंकि सांस ही तो वो चीज है जो एनर्जी प्रोवाइड करने का एक जरिया है। आप कैसे कहेंगे सर, जैसे मैं आपसे कहूँ ना आप खाना खा ले, मैं आपको सांस नहीं लेने दूंगा, तो आप कहेंगे सर हम जिंदा नहीं रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ही ले कि आप सांस क्यों लेते हैं, तो आपके पास एक लॉजिकल आंसर ये है कि भाई हमारे हर सेल को किसकी जरूरत है, एटीपी की, और एटी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। अगर आपके हर सेल को एटीपी की जरूरत है तो एटीपी कैसे मिलेगा, आपने ग्लूकोज को तोड़ना है, और बेटा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपकी सिर्फ एक ही चीज है जो तोड़ सकती है, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे आएगा, सांस के जरिए। इसका मतलब फिर मैं अगर बात करूं तो सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एटीपी बनाएगी। तो इसका मतलब हम खाना खा के सांस ना लें या बंद कर दे सांस, तो इसका मतलब हम जिंदा नहीं रह सकते। तो लॉजिकली देखा जाए, अगर आपसे पूछे कि सांस आप क्यों लेते हैं, क्योंकि सांस का मतलब क्या है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आप इसलिए करते हैं क्योंकि रिस्पायरेशन के जरिए जाने वाली ऑक्सीजन आपके बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज वगैरह इनको तोड़ के एटीपी बनाती है, और वो एटीपी क्या होती है, आपकी एनर्जी। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि एनर्जी लेने के लिए आपको रिस्पायरेशन तो करना पड़ेगी। उसके बाद देखें बच्चों जी होम्योस्टेसिस, ये अपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट देखें रिस्पॉन्स, बैक्टीरिया रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल आप एक मेडिसिन लें बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपने अंदर एक ताकत पैदा कर लेंगे कि वो उस मेडिसिन के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि मुझे कोई ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से है। तो अगर डॉक्टर पहले मुझे देता है मेडिसिन, अगर मुझे मेडिसिन वो इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब मेरे जो बैक्टीरिया है उन्होंने इतना ज्यादा रिस्पॉन्स किया है कि वो उस मेडिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गए हैं, मतलब वो मेडिसिन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही। फिर हम डॉक्टर को दोबारा जाके बताते हैं जी मुझे जो है ना आराम नहीं है, तो वो क्या करता है, वो मेडिसिन चेंज कर देता है। जब मेडिसिन चेंज करते हैं तो वो मेडिसिन चेंज फिर जाके बैक्टीरिया को मारती है। तो इसका मतलब पहली बैक्टीरिया के मेडिसिन के खिलाफ बैक्टीरिया ने अपना रिस्पॉन्स शो किया है, वो अपने अंदर रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो हमने देखा कि ये रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। तो ये सारी की सारी कैरेक्टर्स इनके अंदर पाई जाती हैं, तो इसका मतलब मैं कहूंगा बैक्टीरिया लिविंग है, तो फिर इसको हम लिविंग कैटेगरी में लिखेंगे। नेक्स्ट देखें जी, लिखता हूं जी मैं प्लांट्स। बच्चे प्लांट्स आप सभी ने देखे हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स जो बेसिकली वो भी सारे के सारे कैरेक्टर्स शो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर भी है, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसके बाद जो है ना ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे। जैसे मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट के जो लीव्स हैं वो अलग ऑर्गन्स हैं। अब आप कहेंगे सर ये सेल टिश्यू से बने हैं, तो कौन से टिश्यू? जैसे मैं आपसे कहूं इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू है, इनके अंदर मेसोफिल टिश्यू है, वो भी फिर किससे बने हैं, वो सेल्स से बने हैं, जैसे मेसोफिल सेल्स से बने। तो एक्चुअली वो सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। अब ये लीफ एक ऑर्गन है, स्टेम एक अलग ऑर्गन है, रूट एक अलग ऑर्गन है, इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा प्लांट बना रहे हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेजेंस ऑफ द सेल्स, बहुत ज्यादा सेल्स है, मल्टी सेलर है ना, आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन। बच्चों ये अपनी तादाद तो बढ़ाते हैं, ये अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एक जो है ना प्लांट अगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें वो बीज बनाएगा और बीज के जरिए नया प्लांट उगता है, तो वैसे वाकई ही होता है, वो अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखें तो जैसे हम कहते हैं कलमकारी, हम एक कलम लेते हैं, उसका टहनी काट के उसको जमीन में ग्रो करवाते हैं, जैसे गुलाब की, ठीक है, तो उस कलमकारी को हम कहते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो, वो रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला कैरेक्टर भी इनके अंदर पाया जाता है। यूज ऑफ द एनर्जी डेफिनेटली करेंगे भाई। न्यूट्रिशन, अरे ये सिर्फ वो प्लांट्स हैं जो अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, तो प्लांट्स न्यूट्रिशन में खुराक लेंगे नहीं, खुराक खुद बनाएंगे, और खुद खुराक बना के खुद भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे पूरी की पूरी दुनिया को भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखें जी ग्रोथ, बच्चों ग्रो कर रहे हैं, छोटा प्लांट होता है वो चंद ही दिनों में बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो आप देख रहे हैं कि छोटा प्लांट बड़ा हो रहा है, इसका मतलब वो ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी होम्योस्टेसिस, वो करते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक सनफ्लावर है, वो क्या करता है, वो सन की तरफ मूवमेंट शो करता है, तो इसका मतलब वो सन लाइट की जो स्टिमुलाई है उसको देख के अपनी मूवमेंट शो कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो रिस्पॉन्स वाला कैरेक्टर भी इनके अंदर पाया जा रहा है। इसका मतलब ये सारी की सारी कैरेक्टर्स इनके अंदर पाई जाती हैं, तो प्लांट्स को भी आप कंसिडर करेंगे कि ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद देखें बच्चों एनिमल्स।
लेकिन जी एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स की कैटेगरी में हम भी आते हैं, इंसान भी किंगडम एनिमेलिया में ही आता है। तो एनिमल्स में सारे के सारे कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। चूंकि इंसान के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब इंसान भी किस में आता है, एनिमल्स में। तो एनिमल्स में भी सारी की सारी ये कैरेक्टर्स पाई जाएंगी। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये यूजली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इस चीज को। उसके बाद देखें जी, हम बात करते हैं फंजाई के बारे में। बच्चे बात की जाए फंजाई के बारे में, तो फंजाई आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई गीली जगह है, वहां पर मशरूम मशरूम उग जाते हैं, जैसे वो कैप लाइक होते हैं, जैसे छतरी नहीं होती उस तरह के। अब वो जो छतरी की तरह मशरूम उग रहे हैं, जिनको हम उर्दू में कहते हैं खुम्बियां। अब ये जो खुम्बियां हैं वो क्या करती हैं, वो फंजाई की कैटेगरी में आती हैं, और वो भी मल्टी सेलुलर है, और सारी की सारी कैरेक्टर्स शो करेंगी। और इसी के अलावा एक और फंजाई का मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे हम कहते हैं हमारी रोटी को उल्ली लग जाना, वो कब लगती है उल्ली, जब वहां पर एक ब्लड मोल्ड फंजाई है, वो जाके ग्रो करती है, और वो फंजाई ब्लैक ब्लैक कलर की आपको नजर आएगी। तो एक्चुअली में मैंने आपको क्या बताया कि फंजाई भी आपने देखे, और वो देखते हैं उनके अंदर ये सारी कैरेक्टर्स पाई जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर है, प्रेजेंस ऑफ द सेल्स वाकई है, रिप्रोडक्शन बेटा वो करते हैं। उसके बाद जो है ना वो क्योंकि वो तादाद में बढ़ रहे हैं ना, जैसे रोटी की थोड़ी उल्ली लगी हो, आप उसको रख दें, वो बड़ी ज्यादा उल्ली हो जाएगी। इसका मतलब वो उन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाया है, और तादाद को बढ़ाना क्या कहलाता है, वो तो रिप्रोडक्शन में आता है। उसके बाद देखें जी, यूज ऑफ एनर्जी। बट एनर्जी का यूज वो करते हैं क्योंकि वो सारे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एनर्जी का यूज तो करेंगे। न्यूट्रिशन, खाना बनाते नहीं है, खाना लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि रोटी वाला जो मशरूम था, उसने क्या किया, अपने इंजाइम्स को खारिज किया रोटी के ऊपर, और रोटी के पार्टिकल्स को तोड़ेंगे, और वहां से जो चीज चाहिए उनको अपने अंदर ले जाएंगे। तो ये इसका मतलब ये न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं। सेम एज इट आप देखें जी, रिस्पायरेशन, सांस लेना। अरे सांस लेंगे तो वो न्यूट्रिशन से एनर्जी लेंगे ना, मतलब सांस लेंगे तो ही वो एनर्जी गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी लेने के लिए सांस का होना क्यों जरूरी है। उसके बाद देखें बच्चे जी, होम्योस्टेसिस करते हैं, रिस्पॉन्स ये शो करते हैं। उसके बाद देखें एलजी, और देखा जाए तो एलजी आप लोगों ने देखे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, वो एलजी की वजह से होती है। तो वो भी ये सारे के सारे फैक्टर्स शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो बच्चे ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं लिविंग। अब एक कंफ्यूजन वाली कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं वायरसेस। और अगर देखा जाए ना वायरस के बारे में, तो इसको हम लिविंग नहीं कह सकते, और ना ही इनको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। मतलब ना ही ये लिविंग वाली कैटेगरी में आएंगे, ना ही ये नॉन लिविंग वाली कैटेगरी में आएंगे। तो फिर ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो देखा जाए, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि ये अगर बॉडी के अंदर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है, वो प्लांट हो सकता है, वो फंजाई हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, क्योंकि वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग। अगर ये वायरस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, इन बॉडी के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे ये भी लिविंग है। और अगर ये इनके बाहर है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग। जैसे हम कहते थे कोरोना वायरस, आप बार बार हाथ को वॉश करो, क्योंकि हमारी बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। अगर वो नॉन लिविंग है तो आप हाथ वॉश करेंगे, वहां से ही आपके जो है वो ये रिमूव हो जाएंगे, और ये बॉडी के जब अंदर जाएंगे तब ये लिविंग होंगे। अच्छा, दूसरी बात मजीद सुने बच्चों, अब हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, अरे बैक्टीरिया भी तो एक सेल था, इसका मतलब उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनेलिज उनके अंदर थी, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स थे। बच्चों वायरस के अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं होती। अगर कोई ऑर्गेनेली ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसका मतलब इनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ द सेल्स, एक सेल नहीं है, ये सेल से भी छोटे हैं, इसीलिए तो ये सभी के अंदर इंटर हो जाते हैं। देखो बच्चों, कोई बड़ी चीज के अंदर जाना, इसका मतलब कोई चीज छोटी होगी तो ही वो बड़ी चीज के अंदर जा सकती है, सही है ना। तो ये वायरसेस इन सभी सेल्स के अंदर जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये सेल से छोटे हैं, और इनके अंदर सेल फिर नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं कहूंगा ये वाला पॉइंट भी इनके अंदर नहीं है। रिप्रोडक्शन, ये वो वाला पॉइंट है, देखें, ये वो वाला पॉइंट है, अगर ये बॉडी के अंदर है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर है, तो इनको हम कहेंगे ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बाहर हैं तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। फिर इसलिए मैं कहूंगा कि ये रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट शो करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर हो। तो उसके बाद देखें जी, यूज ऑफ द एनर्जी। बेटे ये यूज ऑफ एनर्जी भी करेंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन करेंगे। अब यूज ऑफ एनर्जी कब करेंगे, जब बॉडी के अंदर है। तो इसका मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही नॉन लिविंग है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही लिविंग है। क्यों, क्योंकि जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये चार पांच कैरेक्टर्स वो शो करेंगे।
इसका मतलब वो लिविंग वाली कैरेक्टर्स भी शो कर रहे हैं और वो नॉन लिविंग वाली कैरेक्टर्स भी शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिर हम इसको कहेंगे दिस आर द बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कोई और कंट्री है, दरमियान में क्या है जी, एक बॉर्डर लगा ले। अब बच्चों ये जो बॉर्डर वाली लाइन है ना, ना तो इस कंट्री की ही ना इस कंट्री की है, तो ये भी बॉर्डर लाइन में आते हैं। एक तरफ लिविंग है, दूसरी तरफ नॉन लिविंग है, ये बॉर्डर लाइन में आ रहे हैं। मतलब ना आप इसको लिविंग में कंसिडर करें, ना आप इनको नॉन लिविंग में कंसिडर करें। हाँ, अगर बॉडी के अंदर है तो लिविंग है, अगर बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे इसको भी बायोलॉजी के अंदर। तो बच्चों अब हमने इतनी सारी डिस्कशन के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि सारे के सारे जो हम कह रहे थे बायो के बारे में पढ़ना, बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी का मतलब क्या था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना और लिविंग और लाइफ के बारे में पढ़ना। और लाइफ किन के अंदर थी, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वाले कैरेक्टर्स थे। और हम इन सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचे कि ये वो 4-5 ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये कैरेक्टर्स पाई जाती हैं। अगर इनके अंदर कैरेक्टर्स पाई जाएंगी तो इसका मतलब हम बायो के अंदर इन्हीं को पढ़ेंगे। हमें बायो के अंदर इन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि बायो के अंदर लाइफ थी ना पढ़ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, लाइफ। और जो लाइफ है इन्हीं के अंदर पाई जा, क्योंकि हमने सारी कैरेक्टर्स देखी वाकई ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जा रही, तो इसका मतलब ये हम फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के ये चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं, ये चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं। तो देखते हैं कि हम किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बेटे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। प्लांट्स, प्लांट्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। एनिमल्स, एनिमल्स बेटे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। फंजाई हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। और एलजी वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कुछ प्लांट्स प्लांट्स की तरह के नहीं है, कुछ एनिमल्स एनिमल्स की तरह के नहीं है, कुछ फंजाई फंजाई की तरह के नहीं है, तो उनके लिए हम एक अलग किंगडम बनाते हैं और वो है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर हमारे पास फंजाई भी सॉरी एलजी भी आते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। उसके बाद वायरस, चूंकि इनके अंदर भी कुछ लिविंग वाली कैरेक्टर्स हैं तो इनको भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। आप कहेंगे सर इसका मतलब हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई, मतलब इन्हीं के बारे में तो पढ़ना था, तो इसका मतलब ये तो हमारी पूरी नहीं होगी चीजें। मतलब ये देखें बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। प्लांट्स, प्लांट्स की सारी कैरेक्टर्स हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। कैरेक्टर कौन कौन सी है कि हम देखेंगे किस तरह प्लांट्स न्यूट्रिशन करते हैं, किस तरह जो है ना वो ग्रो करते हैं, तो ये सारे कैरेक्टर्स हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। आपने सर इतनी सारे के सारी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हमने पढ़ ली हैं इन्हीं चैप्टर्स के अंदर, तो फिर ये वाले क्या है, ये आपने क्यों लिखे हैं? तो बच्चों इसकी बड़े इंटरेस्टिंग जो है ना वो स्टोरी है, और वो ये है कि चूंकि मैंने आपको बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स पाए जाते थे, प्रेजेंस ऑफ द सेल्स थी बच्चों। अगर प्रेजेंस ऑफ द सेल्स थी तो यही चैप्टर नंबर 4 है, हम पढ़ेंगे द सेल, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट ही क्या है, सेल है। तो हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे सेल, तो वो भी लिविंग में ही आ रहा है ना, कोई बाहर तो नहीं मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद सुने मजीद, हर एक सेल को जिंदा रखने के लिए, या आप ऐसे कह लें कि हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए लाजमी है, और वो चीज क्या लाजमी है कि भाई उसको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे उन जिनको हम कहते हैं इंजाइम्स, और वो इंजाइम्स अगर होंगे तो सेल्स जिंदा रहेंगे, अगर सेल्स जिंदा रहेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे। तो इसका मतलब ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इंजाइम्स के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 के अंदर। उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं जी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए वगैरह, तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर हम इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का जो बहुत चीजें हमने पढ़ ली हैं वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट आ जाए जी बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स में ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ द एनर्जी के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम कहते हैं प्लांट्स। प्लांट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये किस तरह एनर्जी लेते हैं, कैसे एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो है ना वो 11 के अंदर, जिसका नाम है बायोएनर्जेटिक्स। उसके बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह, बेटा ये तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया था कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है जी, खाने का लेना, उसको हजम करना, उसको एक्सक्रीट करना, ये सारा किस में आता है जी, ये आता है सॉरी अब्सॉर्ब भी करना, तो ये सारा किस चीज में आता है, ये आता है न्यूट्रिशन में। तो ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। गैसेस एक्सचेंज, ये भी तो हमने देखा था कि जी अगर आप देखें, हाँ रिस्पायरेशन, मैंने आपको बताया रिस्पायरेशन या मतलब गैसेस एक्सचेंज, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और ट्रांसपोर्ट,
और बच्चों ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि किस तरह प्लांट्स के अगर बारे में बात की जाए तो किस तरह प्लांट से पानी नीचे से ऊपर जाता है, किस तरह वहां से फूड ऊपर से नीचे आएगी, तो ये सारी चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी। अगर एनिमल्स के बारे में बात की जाए जैसे ह्यूमंस हैं, उनमें किस तरह फूड जाएगी, किस तरह फूड ट्रांसपोर्ट होगी, किस तरह जो है ना ये चीजें सर्कुलेट करेंगी बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर। तो बच्चों यहाँ तक हमारे जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो खत्म हुए। इसमें हमने क्या देखा कि हम बेसिकली अगर बायोलॉजी को लेके चलेंगे तो किस तरह लेके चलेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो है सेल के बारे में। आज तक के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।